इम्पोर्टेंट फंक्शन एस4 हार्मोन का क्या होता है? आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन सही है, यानी थायरोग्लोबुलिन 6 बाइंडिंग थायरोग्लोबुलिन की मिकदार को ये बढ़ा रहा होता है T3 एंड T4 नॉर्मली। अब T3 एंड T4 हमारे पास एबनॉर्मली इंक्रीज है, तो 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन की मिकदार भी एबनॉर्मली इंक्रीज होगी। जब T3 एंड T4 हार्मोन सही इसकी प्रोडक्शन होती है, ये आती है लीवर के पास। सही है, लीवर दो किस्म के प्रोटीन रिलीज करते हैं, एक को हम कहते हैं थायरोक्सिन ग्लोबुलिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन सही, और एक को हम कहते हैं 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन सही। थायरोक्सिन ग्लोबुलिन क्या करते हैं कि वो T4 को पकड़ते हैं और सेल के अंदर लेके जा रहा होता है सही। इस जब एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ये आती है लीवर के पास। लीवर क्या करते हैं? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन रिलीज करते हैं, और ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करते हैं, यहाँ पे T4 है उसको पकड़ते हैं और सेल के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है कि अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवा दो। साथ साथ में हाई T3 या हाई T4 की मिकदार जब होती है ब्लड के अंदर, ये लीवर के पास जाते हैं, तो अनदर हार्मोन या ये प्रोटीन भी रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये प्रोटीन क्या करती है कि ये टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के एस्ट्रोजन ये दोनों 6 हार्मोन है, ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक, लेट्स सपोज ये एस्ट्रोजन और ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक, इसके साथ जब बाइंड हो जाता है क्या चीज 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगर मेल है। देखो फिर से सुनो, 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन लीवर से कब रिलीज होते हैं? जब एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन इसके पास आ जाए। ठीक है, 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर मेल है तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये काम करने नहीं देता जो नॉर्मली उसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। इसके अलावा अगर फीमेल एस्ट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन फिर हम कहते हैं कि जितने भी एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके साथ बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी है। ठीक है, यानी 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन उसके साथ अटैच है, तो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन की मिकदार भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब जब मेल के अंदर सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मिकदार डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या साइन एंड सिम्टम हमें मिलेंगे? डिक्रीज लिबिडो, ठीक, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी की इतनी नहीं होगी। डिक्रीज लिबिडो, इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन करवाती है टेस्टोस्टेरोन, तो स्पर्म की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। इसके अलावा इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम सेकेंडरी करेक्टर हाँ, ठीक, तो गायनोकोमास्टिया इसको पेन होता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जब एस्ट्रोजन की मिकदार नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके साथ सीरम बाइंडिंग ग्लोबुलिन सही है या 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो एस्ट्रोजन फिर उसके किसी काम के नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन की मिकदार डिक्रीज हो गई। जब ये डिक्रीज हो जाती है तो ओवुलेशन वाले जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ से एग रिलीज होते हैं और आखिर में मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ओवुलेशन स्टॉप हो जाती है। जब ये स्टॉप हो जाते हैं तो फिर चांस देखिए फीमेल को एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया सही, इनफर्टिलिटी। हाँ, इसके अलावा फीमेल क्योंकि जब ओवुलेशन नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी की भी वीकनेस वो तो इसकी वजह से आ जाती है। ठीक है, लेकिन मेन साइन क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? ये याद रखो कि एक्सेसिव T3 एंड T4 की मिकदार जब इंक्रीज होती है तो ये जाते हैं लीवर के पास। लीवर के अंदर एक थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन सिक्रीट हो जाते हैं, वो T4 के साथ कनेक्ट होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होते हैं, और सेल के अंदर इसको लेके जाते हैं। सेकंड हाई T3 एंड T4 के लेवल क्या करते हैं, वो बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये प्रोटीन भी बनाते हैं, और ये क्या करते हैं अगर मेल है तो ये टेस्टोस्टेरोन के साथ अटैच हो जाते हैं, अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन के साथ।
अगर मेल के टेस्टोस्टेरोन के साथ ये अटैच हो गए, इसका मतलब कि उसके सर्कुलेटिंग फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज है, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा गायनोकोमास्टिया के शिकार होते हैं, इसको ब्रेस्ट में दर्द होता है। फीमेल के अंदर जब ये सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन एस्ट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो एस्ट्रोजन की होती है, जब वो कम होती है तो ओवुलेशन वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब वो स्टॉप हो जाते हैं तो फीमेल एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल यानी एमिनोरिया या ओलिगोमेनोरिया के समटाइम ब्लीड हो रहे हैं लेकिन कम ज़्यादा। इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी के शिकार होती है, सही, वो कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाए स्केलेटल मसल पे, हाँ आइज पे, इसको मैं मिटा दूँ। आइज के अंदर स्पेशली जब अंडरलाइन ग्रेव डिजीज हो, तो ये एक बात ये याद रखो, अगर हाइपरथायराइडिज्म के अंडरलाइन का ग्रेव डिजीज हो, तो ग्रेव डिजीज के अंदर आप लोगों को याद होगा रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। ऐसी एंटीबॉडीज बनती है, ऐसे हार्मोन का काम करती है, सही। सम टाइम वो ऐसे टी सेल को एक्टिवेट करती है, सही, ऐसे टी सेल को एक्टिवेट करती है कि वो नियर बाय द आईज प्रेजेंट हो, सही। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेल है, दिस इज टी सेल, ठीक। उस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर वाले एंटीबॉडीज ने इसको स्टिमुलेट, तो ये क्या दो किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा और ट्यूमर फैक्टर अल्फा, ये दो किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि इस आइज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल के फंक्शन आप लोगों को याद है, मैंने क्या बताया था कि T3 एंड T4 हार्मोन फाइब्रोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं और वो एक किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गेज, ठीक, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन, ठीक है, जो कि एक्सट्रक्शन प्रोटीन है वो ये बनाते हैं। याद है या भूल गए हो? देखो आइज के अंदर अगर अंडरलाइन का ग्रेव डिजीज हो, तो यहाँ के जो टी सेल्स है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज क्या करती है, लेट्स सपोज ये वो एंटीबॉडीज है, वो आती है उस टी सेल को स्टिमुलेट करती है। टी सेल जो सराउंड द आइज है या ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, वो टी सेल क्या करती है, इंटरफेरॉन अल्फा, गामा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये दो किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। जब ये रिलीज हो जाते हैं तो इस वाले एरिया के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, तो ये उसको स्टिमुलेट करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाते हैं, गेज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल्स इस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होता है तो ये क्या करते हैं, वाटर को खींच रहा होता है, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस वाले के अंदर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इस वाले पेशेंट स्वेलिंग हो जाती है, ठीक, जब इस वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा फाइब्रो नियर बाई एडिपोसाइट से, ठीक है, उसकी तादाद भी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा फाइब्रोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। गेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और इस वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग हो और साथ में यहाँ के जो एडिपोसाइट्स हैं, ठीक है, उस सेल की तादाद भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये वाला जो आई बॉल में इसके ये बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यानी आइज के अंदर एक्सोथैलेमस, सही। आइज के अंदर एक साइन होते हैं, आउटवर्ड आई बॉल की बल्जिंग हो जाती है, हम उसको कहते हैं एक्सोथैलेमस, सही। इस नजर जो साइन होते हैं, अगर हम आइज की बात करें उसको हम कहते हैं लेट रिट्रैक्शन, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे आइज के जो अपर वाला साइड है, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम है लेवेटर पल्पेब्रिया सुपेरियरिस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, लेवेटर पल्पेब्रिया सुपेरियरिस। ये स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये वाले मसल क्या कर रहे होते हैं, ये बैकवर्ड की तरफ ऐसे खींच रहे होते हैं, आउटवर्ड, सही। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक साइन डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं लेट लेग रिट्रैक्शन, मींस के
ये वाला जो आइज है ये हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये पीछे की तरफ किसी ने खींचा हुआ है, सही। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एक्टिविटी होती है, सही है, तो वो हाईली स्टिमुलेट हो जाती है। वो लेवेटर पल्पेब्रा सुपेरियरिस वाले मसल की वजह से आइज बैक, जो अपर वाला आईलिड है, बैकवर्ड चला जाते हैं, आइज बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। हम उसको कहते हैं कि दिस इज लेट लेग रिट्रैक्शन, ठीक है। अब स्केलेटल मसल सर मिक्सिडी में हो सकता जी, मिक्सिडी में हाँ मिक्सडी में भी हो सकते हैं। वो एडिमा में आप लोगों को बता दें तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ एडिमा होते हैं, वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा इसके अंदर होता है। अब आ जाए स्केलेटल मसल के ऊपर। नॉर्मली T3 और T4 हार्मोन का फंक्शन क्या था स्केलेटल मसल के अंदर? कि ग्रोथ करवाना, ठीक है, इसके अलावा रीजनरेशन, ठीक है। जब इसके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होती है, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन है तो एक्सेसिव ग्रोथ होगी, तो ये वाले सेल स्टेज आ जाते हैं, ये इंजर्ड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मसल के अंदर मायोपैथी हो जाती है, ठीक है। लेकिन रिमेंबर जैसे मायोपैथी इसके अंदर कोई स्केलेटल मसल सेल इंजर्ड नहीं होते, तो इस पेशेंट के क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम चेक करते हैं वो नॉर्मल आता है, ठीक है। वो तब एबनॉर्मल या एलिवेटेड आएगा जब स्केलेटल के मसल इंजर्ड होंगे, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, लेकिन क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की मकदार नॉर्मल होती है, ठीक है। मायोपैथी और इसके अलावा पेन भी होता है इस पेशेंट को, ठीक है, इस मसल के अंदर। और रीजनरेशन वाला प्रोसेस मजीद इंक्रीज होगा, ठीक। इसके अंदर आप लोग ये याद रखो कि स्केलेटल मसल के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो वो लीडिंग टू मायोपैथी और मायलिया यानी मसल के अंदर पेन। इनिशियल इंक्रीज होता है, ठीक। लेटर स्टेज के अंदर जब क्रोनिक चला जाता है तो फिर वो मसल टोन वही नहीं रहेगा, ठीक। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है, ठीक। इनिशियल स्टेज हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इंक्रीज होता है। इनिशियल स्टेज के अंदर अगर मसल के सेल की तादाद स्ट्रेंथ नॉर्मल होता है, ठीक है। और जब ये क्रोनिक हो जाए हाइपरथायराइडिज्म, ठीक, अब अगर किसी को लेट्स सपोज 2-3 महीने हो गए उसके मसल टोन अच्छी होगी, लेकिन अगर किसी को 5 साल से है हाइपरथायराइडिज्म मसल वाली नहीं रहेगी जी, समझा नहीं जोर से बोलिए। हाँ ठीक है, वो भी वाले डिटेल में नहीं गया, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके ये है, आप लोगों ने याद रखनी। एक बार फिर से अगर सुनना है सुनो, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, ठीक। हार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, हाइपरटेंशन याद रखो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं, बोन के पोरस हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस लीडिंग टू फ्रैक्चर। जीआई के अंदर डायरिया याद रखो, और डायरिया होगा तो अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, पेशेंट जाएगा डिहाइड्रेशन की तरफ से, और आखिर में हमें उसके आइज जैसे सनकिन मिल रहे होते हैं, जैसे आइज अंदर की तरफ धसे हुए। नर्वस सिस्टम के अंदर ये एंजाइटी के शिकार होते हैं, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस के शिकार होते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आती। स्किन के अंदर हेयर की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, नेल बेड, ये जो नेल्स है ये अपने बेड से निकल जाते हैं, ठीक है, नेल बेड से आउट हो जाते हैं, यानी उनको लाइसिस इस पेशेंट को हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लैश स्किन, क्योंकि कुटेनियस ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है, सेबेशियस ग्लैंड की ऑयली सिक्रीशन होती है, तो हमें इसका स्किन भी ऑयली लग रहा होता है, और एक्सेसिव डायग्नोसिस होता है इस पेशेंट को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप लोग क्या याद रखो कि जब भी हाई T3 का मकदार होता है वो मेल और फीमेल के 6 हार्मोन के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर मेल के टेस्टोस्टेरोन के साथ ज़्यादा 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? T3 और T4 हार्मोन आती है लीवर के पास, और लीवर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनाते हैं कि T4 के ट्रांसपोर्टेशन करवा दो, लेकिन साथ साथ में वो 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी बनाता है, ठीक है। ये भी 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन साथ अटैच हो जाते हैं, तो हमें कौन से साइन एंड सिम्टम मिलते हैं? टेस्टोस्टेरोन का मकदार ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज लिबिडो, उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, और पेशेंट को गायनोकोमास्टिया होता है। अगर फीमेल पेशेंट है और उसके 6 बाइंडिंग ग्लोबुलिन एस्ट्रोजन के साथ अटैच हो गए, तो फीमेल के अंदर ओवुलेशन वाला प्रोसेस स्टॉप होगा, एमेनोरिया होगा पेशेंट को, सही। ओलिगोयूरिया, इनफर्टिलिटी की भी शिकार हो जाती है, मीन कि वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। आइज के अंदर आप लोग स्विलिंग याद रखो, एक्सोथैलेमस और लेग लेग रिट्रैक्शन, ठीक। इसके अलावा स्केलेटल मसल के अंदर आप लोग मायोपैथी रखो, सही है। इसके अलावा समटाइम मसल टोन भी खराब हो जाते हैं और पेन होता है, सही। हाँ, एक और फंक्शन जो मैंने आप लोगों को कहा कि हम हाँ जो अच्छा वाला है इसका काम, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
ये क्या कर रहा हो, किसी को याद है ये कौन सा अच्छा काम कर रहा होता है जो हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो? वेट नहीं, ग्रोथ जो हम चाहते हैं। वेट अगर लॉस हो रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। रीजनरेशन। सडनली अपने वेट को कभी भी ड्रॉप नहीं करवाना, ठीक है? सडनली अगर आप वेट लॉस करते हो, ड्रामेटिक वेट लॉस, सही है, उसकी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है पता है किसी को? गॉलस्टोन, ठीक है, यकीन नहीं हो रहा, सर जावेद ने भी ऐसे किया था, सडनली ड्रामेटिकली वेट लॉस किया था और कोलेलिथियासिस, जिसको गॉलस्टोन हो गए थे, ठीक है? जब आप वेट लॉस करते हैं ना, आपके बाल तय रहते हैं, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, उसकी स्टोन बनती है, तो कभी भी ड्रामेटिक वेट लॉस नहीं करना है, सही है? स्टोन हो जाएंगे और फिर गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा होता है? रीजनरेशन नहीं, अपने पास लिख दो इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर। ये लिवर के अंदर क्या करता है, हाई T3 and T4 जब इसकी मिकदार इंक्रीज हो जाती है तो लिवर सेल के ऊपर ये LDL के लिए रिसेप्टर की एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा LDL के रिसेप्टर लिवर के ऊपर जब होते हैं तो सर्कुलेटिंग LDL लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा LDL अगर यहाँ तो सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर LDL का लेवल कम होगा, ठीक है? LDL इन ब्लड डिक्रीज, अच्छा काम करता है। और हमें LDL नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, एंडोथेलियल सेल के साथ ये स्टक हो रहे होते हैं, तो ये काम ये अच्छाई वाला कर रहा होता है, ठीक है? कि इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर फॉर LDL, ठीक है? लीवर के ऊपर LDL के लिए रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा LDL लीवर के अंदर चला जाती है, सर्कुलेटिंग में LDL कम होता है, ठीक है? अब जितना ज़्यादा LDL कम होगा इसको कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा होंगे, यूटिलाइज नहीं होंगे, एंडोथेलियल सेल के साथ ही जम जाते हैं, ठीक है? उसको आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए तुले हुए होते हैं। तो एक अच्छा फंक्शन इसका ये भी याद रखो, एक्सेसिव T3 and T4 हार्मोन LDL की मिकदार को कम करता है, ठीक है?